Greetings, dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is general properties of transition elements. In our last lecture, we have discussed the electronic configurations of the first, second, and third transition series. And today we are starting with the general properties of these elements. As we know, all the D block elements are known as the transition elements. Therefore, some important physical properties of D block elements are as, सबसे पहले, almost all the D block elements are found to be hard, कि अगर हम इनको देखते हैं तो लगभग सारे के सारे D block elements कैसे होते हैं, hard होते हैं, except the elements of group 11. अब देखो group 11 में कौन से जो elements हैं वो होते हैं हमारे पास. तो अगर हम ग्रुप 11 की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्योंकि थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं तो ग्रुप 11 में हमारे पास आते हैं, लास्ट वाला ये ग्रुप बनेगा, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th एंड 11th. दैट मीन्स कॉपर वाला जो ग्रुप होगा दैट विल बी ग्रुप 11. तो कॉपर के नीचे हमारे पास क्या होता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर जनरली फाउंड टू बी सॉफ्ट, और इनके सॉफ्ट होने का रीज़न जो होगा दैट विल बी देयर कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल, डी सबशेल. ये क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉपर एंड सिल्वर बोथ द एलिमेंट्स हैव एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि एक्चुअल में D9 होनी चाहिए बट दे एग्जिबिट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D10. दैट इज़ वाई ड्यू टू द completely filled D subshell, these are found to be somehow soft than that of the other elements. अब ये हार्ड होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मीन्स अगर इनको हम मोड़ने की कोशिश करते हैं तो टूट जाते हैं. एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब क्योंकि हार्ड हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे इनके और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे. एंड ऑल्सो दे हैव हाई हीट्स ऑफ वेपराइजेशन देन द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, की अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग P ब्लॉक या S ब्लॉक एलिमेंट्स से इनको कंपेयर करें तो इनकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है दैट विल बी हायर देन दैट. अब एक चीज़ और जो इनके बारे में नोट करनी है कि इनके इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादा हाई होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे पास होते हैं. फॉर एग्जांपल टेंटेलम है, टंगस्टन है एंड रेनियम है. दे हैव मेल्टिंग पॉइंट्स अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज़ वाई टंगस्टन फिलामेंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. यही एक रीज़न है क्योंकि टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ फाउंड टू बी अबव 3000 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी जो है दे हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये हम उसमें ऊपर वाले पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि मोस्टली एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर मेटेलिक इन नेचर, दैट इज़ वाई दे आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. क्योंकि मेटल्स जो होते हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लाइक टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स. द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटीज़. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दे आर एक्चुअली फाउंड टू बी वेरी हार्ड, दैट इज़ वाई दे विल बी पोजेसिंग अ वेरी हाई डेंसिटी. और अमंग दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स द टू एलिमेंट्स having the highest density will be osmium and iridium. और अगर इनकी हम डेंसिटी देखें तो दैट इज़ फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 22 और 23 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये आपका यहाँ से एक एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड टू हैव हाईएस्ट डेंसिटी. तो उसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा दोज विल बी ऑस्मियम और इरिडियम. और अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हों उनमें से अगर ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप दोनों टिक करेंगे, और अगर आपको कोई एक भी मिलता है तो आप उस एक एलिमेंट को वहाँ पर टिक कर देंगे. तो हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो पाई जाती है वो ऑस्मियम की और इरिडियम की पाई जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेलिएबल मेटल्स एंड डक्टाइल. अब देखो मेलिएबिलिटी क्या होती है, वी कैन ईजिली हैमर दीज एलिमेंट्स, यानी कि हथौड़े से पीट के इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ मेलिएबिलिटी. और डक्टिलिटी क्या होती है, वी कैन स्ट्रेच देम इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, कि हम इनको वायर्स की फॉर्म में स्ट्रेच कर सकते हैं.
तो इनको हम शीट्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, एंड इनको हम वायर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग देम। तो ये जो इनकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑलमोस्ट सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पाई जाती हैं, बट इनमें से जो बेस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी गोल्ड एंड सिल्वर। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल मेटल्स, की जो हमारी ज्वेलरी है वो बनाने में हम इसीलिए गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर हाईली मैलिएबल, हाईएस्ट मैलिएबिलिटी होती है इनकी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि इनको हम इजीली डिज़ाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स को हैमर करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई कि अगर हमारे पास हम देखें कि 1.00002 mm की हमारे पास कोई थिन शीट है गोल्ड की, अगर हम यहाँ से मतलब इतनी इसकी क्या बोलते हैं इसकी इसको हम बोलेंगे कि उसकी थिकनेस, इतनी थिकनेस की शीट हम बना सकते हैं गोल्ड से 0.0002 mm, दैट मीन्स 5th प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो इतनी थिन शीट्स में भी हम गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास लगभग 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर है तो उसको हम इजीली वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, और 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर से हम लगभग 200 मीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। तो आप इनकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं। फिर ये आगे कहता है मोस्टली द ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड मोस्टली द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड्स, कि मोस्टली इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे दे आर फाउंड टू बी कलर्ड। फिर ये कहता है दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल दे में एग्जिबिट +2 +3 +4 +5 +6 अप टू +8 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी ऑब्जर्व की गई हैं। फिर ये कहता है दीज कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट मीन्स ऑलमोस्ट अगर हम इन मेटल्स को देखें तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट मीन्स दे विल बी स्लाइटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो दे फॉर्म अलॉयज विद अदर मेटल्स, दैट मीन्स दूसरे मेटल्स के साथ कंबाइन करके हम इनको अलॉयज के फॉर्म में कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक अलॉय स्टील क्या होता है हमारे पास, आयरन का, क्रोमियम का और कार्बन का एक अलॉय होता है जिसके अंदर वेरिंग अमाउंट्स ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन कैन एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी ये मेटल्स हैं दे कैन ईजिली फॉर्म अलॉयज। तो ये हमारे पास मोस्टली इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गई हैं। एक और मेन प्रॉपर्टी इनकी जो होती है दे एक्ट एज मैनी ऑफ दीज कैन एक्ट एज गुड कैटलिस्ट इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, कि अगर हम इन ट्रांजिशन मेटल्स को देखें तो हमारे पास कई सारी ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी हैं जो एक अच्छे कैटलिस्ट का काम करती हैं बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर। अब फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। ये तो हमारे पास क्या थी, मेनली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम इनको बोल सकते हैं। अब आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड क्या होगा कि जब हम एक सीरीज़ के अलोंग मूव करेंगे, सपोज़ हम 3D सीरीज़ ही ले रहे हैं, दैट मीन्स जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कह रहे हैं, तो जब हम उसमें लेफ़्ट टू राइट यानी कि स्कैंडियम टू जिंक मूव करेंगे तो हमारे पास उन प्रॉपर्टीज़ का क्या ट्रेंड रहेगा। लेट अस सपोज़ कि मैं वहाँ पर एटॉमिक या आयनिक रेडियस ही ले लेती हूँ, तो व्हेन आई विल मूव फ्रॉम स्कैंडियम टूवर्ड्स जिंक, देन व्हाट विल हैपन टू द आयनिक रेडियाई, वेदर द आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज in that direction or that will decrease in that direction, या फिर वहाँ पर कोई एनामलस बिहेवियर शो करने वाला कंपाउंड बीच में है, हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है दैट इज़ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई मीन्स जो हमारे पास आउटरमोस्ट शेल है
उससे और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई का अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो हम कहते हैं द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज decrease with increase in atomic number, but this decrease in atomic radii becomes small after midway. That means whenever we move from left to right, तो atomic radii will decrease, ठीक है, ये डिक्रीज ही होगी लास्ट तक, बट इन्होंने क्या कहा, आफ्टर मिडवे। दैट मीन्स जब हमारे पास एटॉमिक नंबर 25 आ जाता है, 25 to 26, उसके बाद में ये जो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई होगा फॉर दीज एलिमेंट्स दैट विल बिकम स्मॉलर। अब इसका आइडिया आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एटॉमिक रेडियस वाला ये वाला कॉलम दे रखा है, मैं अभी करती हूँ आपको। इफ़ वी सी द एटॉमिक रेडियस फॉर दीज एलिमेंट्स, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इनकी एटॉमिक रेडियस है। यहाँ से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो स्कैंडियम के लिए एटॉमिक रेडियस इज फाउंड टू बी 1.44 एंगस्ट्रॉम, फॉर टाइटेनियम इट बिकम्स 1.32 एंगस्ट्रॉम, फॉर वेनेडियम इट इज़ 1.22 एंगस्ट्रॉम, in case of chromium it is 1.17 angstrom, and for manganese and iron also this is found to be 1.17 angstrom, and then for cobalt it is 1.16। तो अब आप लोग इजीली देख सकते हैं कि आफ्टर क्रोमियम ये जो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस है दैट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, एंड बिफोर दैट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस वाज कंसिडरेबल। तो ये हमारे पास हो गया ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस दैट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलोंग अ पर्टिकुलर सीरीज, एंड द डिक्रीज बिकम स्मॉलर आफ्टर मिडवे ऑफ द सीरीज। एंड देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये ऐसा ही ट्रेंड बेटा हमारे पास हर एक सीरीज़ के अंदर रहेगा, चाहे हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ को देखें चाहे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को देखें। सेकंड के देखोगे तो भी आपके पास आप देख सकते हो 1.62 एंगस्ट्रॉम, देन 1.45, देन 1.34, देन 1.29, एंड आफ्टर दैट 1.24, 1.25, एंड अगेन यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है सेकेंड सीरीज़ के केस में, उसके लिए भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं। एंड सेम ट्रेंड विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो 1.44, देन 1.34, देन 1.30, देन 1.28, 1.266, एंड देन ये स्लाइटली इंक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास बीच में दूसरी सीरीज़ आ जाती है एलिमेंट्स की। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड हो गया एटॉमिक रेडियस का। अब देखो इन्होंने यहाँ पर इस टेबल के अंदर भी यही एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड दिखाया हुआ है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कॉपर पे जाके एटॉमिक रेडियस स्लाइटली इंक्रीज होती है, एंड देन अगेन फॉर जिंक इट अगेन इंक्रीजेस। ये आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉपर पे गए तो निकल के केस में एटॉमिक रेडियस थी 1.15, कॉपर पे 1.17 हो गई, एंड देन अगेन एट जिंक इट बिकम्स 1.25 एंगस्ट्रॉम। व्हाट डू यू थिंक व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दैट? एक्चुअली द रीज़न फॉर दैट इज़ द completely filled d subshell कि कॉपर के केस में हमें पता है d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, सो ऑल द d ऑर्बिटल्स आर completely fulfilled, and that is why there starts inter-electronic repulsions, and due to these inter-electronic repulsions the atomic radius somehow increases, and in case of zinc again the electronic configuration is d10, and here in this case for zinc atom 4s2 is also completely filled, that is why inter-electronic repulsions will be more than that of copper, and that is why the atomic radius is more than that of copper, and same is the case with these second and third transition series कि हमारे पास यहाँ पर भी ऐसा ही एक केस है। तो अब देखो आगे ये कहता है कि the atomic radius decreases in a period in the beginning because with increase in atomic number the nuclear charge goes on increasing by unity progressively। क्या होता है जब हम एटॉमिक नंबर, सपोज हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही डिस्कस करते हैं कि जब हम स्कैंडियम से चलना शुरू करते हैं तो स्कैंडियम से जब हम नेक्स्ट एलिमेंट टाइटेनियम पर गए तो हमारे पास क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ गया, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी 1 यूनिट से बढ़ गया।
ठीक है। तो अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का होल्ड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर एंड दैट इज व्हाई द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पर वो तो सेम शेल के अंदर ही एंटर कर रहे थे ना, कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री उसी सेम शेल के अंदर हो रही थी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ा जितना हमारे पास इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट था। अब देखो, जब हमारे पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो वहाँ से स्क्रीनिंग इफेक्ट्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट था वो उसकी वजह से क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर में इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर होल्ड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वाज इंक्रीजिंग, तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही थी। बट हमने कहा कि वेन एवर देयर रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस फिलिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइजेस the effect of this increasing nuclear charge, and that is why after reaching chromium the atomic size remains almost the same, that means atomic radius remains almost the same। और यही सेम बिहेवियर फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के केस में भी देखने को मिला। अब देखो, जो मेन पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो यही वाला है जो मैं अभी ऊपर डिस्कस कर रही थी, कि एट द एंड ऑफ ईच सीरीज देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, कि हर एक सीरीज के एंड में क्या है, एटॉमिक रेडियस के अंदर स्लाइट इंक्रीज है। अब ये इंक्रीज किसकी वजह से है, ये वही सेम रीज़न जो मैं अभी बात कर रही थी, कि जैसे जैसे हम एंड ऑफ द सीरीज पर पहुंचते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब लास्ट में पहुँचे तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गई वो शेल, तो वहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी शेल में, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज वो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं, एंड दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड्स एंड द एटॉमिक साइज increases. These electron repulsions, they can be understood in terms of their electronic configurations also, जो कि मैं अभी बात कर रही थी, कि जैसे जैसे हम एंड ऑफ द सीरीज की तरफ मूव करते हैं, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड एट द एंड ऑफ ईच सीरीज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम्स D10, and that is why due to this D10 configuration the inter-electronic repulsion is increasing, and that is why the size of zinc, cadmium and mercury in the respective transition series is found to be more than that of their previous elements। फिर ये कहता है the atomic radii would increase while going down the group। आप देखो, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, यानी कि स्कैंडियम के नीचे यट्रियम पर आए, यट्रियम के नीचे लेंथेनम पर आए, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज अगर हम स्कैंडियम वाली सीरीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर 3D इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, अगर नेक्स्ट यट्रियम वाली सीरीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर 4D इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज़ है, और उससे नीचे वाली सीरीज़ में अगर हम लेंथेनम को देखते हैं तो वहाँ पर बेसिकली 5D इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। दैट मीन्स एट ईच एलिमेंट while moving down the group a new shell is added and therefore the atomic size will increase। अब आगे ये कहता है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो while going down the group इंक्रीज तो होती है, बट सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के केस में इसका इफेक्ट ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को देखते हैं तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का साइज़ आफ्टर लेंथेनम जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का साइज़ ऑलमोस्ट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ वाले एलिमेंट्स के ही इक्वल पाया गया। तो इसके लिए रीज़न बहुत बार पूछा जाता है। देखो, आपसे ये पूछा जाएगा कि एक एलिमेंट आपको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ का दे दिया, एक एलिमेंट आपको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का दे दिया, तो आपको उन दोनों के साइज़ दे दिए। अब वहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि
ये इनमें से ये वाला 4D सीरीज में है, ये वाला 5D सीरीज में है, बट स्टिल द साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम। देन व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो आप लोग अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो 5D सीरीज आती है उसमें फिलिंग ऑफ लेंथेनॉइड्स टेक्स प्लेस आफ्टर लेंथेनम, कि लेंथेनम के बाद हमारे पास 14 F ब्लॉक एलिमेंट्स की फिलिंग होती है यहाँ पर। तो अब ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ड्यू टू दिस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कि उनकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ दैट लेंथेनाइड सीरीज। एंड ड्यू टू दिस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे पास 5D और 4D सीरीज के एलिमेंट्स होंगे उनका साइज ऑलमोस्ट सेम पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जब हमें रीज़न देने को कहा जाएगा तो हम कहेंगे बिकॉज इन बिटवीन द 5D सीरीज देयर इज फिलिंग ऑफ 14 F block elements, and these F block elements are known as lanthanoids, and they show lanthanoid contraction, and due to this lanthanoid contraction the elements of second and third transition series have almost same atomic size, that means almost same atomic radii। ठीक है, तो इनकी इसी वजह से, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज़ वाई दे एग्जिबिट नियरली सेम या सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास इन एलिमेंट्स के लिए आती है दैट इज़ देयर आयनिक रेडियाई। और अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई भी सेम वे में वेरी करेगी जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई के लिए पढ़ा है। अब अगर इनकी आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो हम इनकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे इन विद इन अ पर्टिकुलर सीरीज। अब आयनिक रेडियाई क्या होती है कि जब हमने किसी न्यूट्रल एटम के अंदर से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो वो आयन की फॉर्म में, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो मेटल, एंड दिस विल बी नोन एज आयन। अब इस आयन के अंदर जो लास्ट शेल हमारे पास है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल से उस आयन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द आयनिक रेडियाई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आयनिक रेडियाई को देखें कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो हम कहते हैं आयनिक रेडियाई विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ये जो आयनिक रेडियाई है दैट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे आयनिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने वहाँ से बाहर निकाला है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा जितना था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कम हो गया बट पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, दैट इज़ वाई होल्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और भी, जबकि वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज तो अब भी उतना ही है, तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विल बी अगेन मोर, एंड दैट इज़ वाई विद द रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट the ionic radii would decrease, क्योंकि hold of nuclear charge will be more stronger। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एक ट्रेंड भी दे रखा है आयनिक रेडियाई का, कि आयनिक रेडियाई जो ट्रांजिशन मेटल्स की है दे आर स्मॉलर देन दोज ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, तो उनसे अगर इनके इसके आयनिक रेडियस को कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी फाउंड टू बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। आप देखो ये डेंसिटी के बारे में क्या कहता है, ये वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो मेटल्स है दे आर जनरली फाउंड टू बी हार्ड, दैट इज़ वाई देयर डेंसिटीज आर वेरी हाई। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि इन मेटल्स की या इन एलिमेंट्स की डेंसिटी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। तो एटॉमिक वॉल्यूम्स अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के देखें तो वो हमें एस ब्लॉक के कंपैरिजन में और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में कम पाई जाती है। एटॉमिक वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि जो उसकी जिन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर फाउंड टू बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन दैट ऑफ द नेबरिंग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ठीक है, कि अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम के नेबरहुड में कौन होगा, कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है। और अगर मैं जिंक की बात कर रही हूँ तो जिंक का 30 है, तो 31 जिसका एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास उसका नेबरिंग एलिमेंट्स होगा, दैट विल बी इन पी ब्लॉक। तो अगर इन पी या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनका एटॉमिक वॉल्यूम स्मॉल होता है। और अगर इनका एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास स्मॉल है तो इस स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, जब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं पहले, फिर बात करेंगे। जब हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम स्मॉल है उनका और हम एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम लोअर एटॉमिक नंबर टू हायर एटॉमिक नंबर हम मूव कर रहे हैं विद इन अ पर्टिकुलर सीरीज, तो हमारे पास उन ट्रांजिशन मेटल्स का जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो फर्दर डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ये एटॉमिक वॉल्यूम में डिक्रीज क्यों हो रहा है लोअर टू हायर एटॉमिक नंबर की तरफ, तो उसके लिए हम कहते हैं दैट इज ड्यू टू द रीजन दैट द इनर ऑर्बिटल्स गेट फिल्ड एंड द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड्स। वही सेम रीज़न हो गया कि इनर ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है। एज अ रिजल्ट द एटॉमिक वॉल्यूम वुड डिक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ड्यू टू दिस डिक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कि वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट इज वाई हम कहते हैं डेंसिटीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई, बिकॉज उनकी एटॉमिक वॉल्यूम कम है और इनकी डेंसिटी हाई है। इसका मतलब अगर हम एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर देखें तो ये डेंसिटी वैल्यू जो है वो 10th ग्रुप के ऊपर हाईएस्ट होती है और फिर फर्दर थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। अब 10th ग्रुप में हमारे पास कौन से आते हैं, ये हमारे पास होगा कौन से वाला, कॉपर जिंक से पहले वाला ग्रुप जो है, यानी कि निकिल पैलेडियम प्लेटिनम वाला ग्रुप जो है, ठीक है। आफ्टर ग्रुप 10 देर आर इंक्रीज फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, जो मैं बता रही थी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। इसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर द एटॉमिक वॉल्यूम will increase after group 10 and consequently the atomic density would decrease। और ये जो मैक्सिमम डेंसिटी है दैट इज फाउंड टू बी इन केस ऑफ ऑस्मियम एंड इरिडियम। ऑस्मियम के लिए डेंसिटी वैल्यू होती है 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इन केस ऑफ इरिडियम इट इज़ फाउंड टू बी 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जब हम देखते हैं डाउन द ग्रुप तो हमारे पास क्या ऑर्डर होता है, तो हम कहते हैं डेंसिटी इंक्रीजेज सब्सटेंशियली वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं दैट मीन्स स्कैंडियम या येट्रियम और येट्रियम से लेंथेनम की तरफ मूव करते हैं तो उस केस में हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप में, बिकॉज एटॉमिक साइज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ऑलमोस्ट सेम रहेंगे बट उनके एटॉमिक मासेस 2-fold हो जाएंगे एंड दैट इज वाई द डेंसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर जनरली ट्वाइस देन दोज ऑफ corresponding elements of second transition series shown in this table। कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर डेंसिटी ये इसकी डेंसिटी वैल्यू देखें तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपको दिखा रखी है, तो आप इजीली यहाँ से डेंसिटी इनकी देख सकते हो कि हमारे पास डेंसिटी वैल्यू बेसिकली मोलिब्डेनम तक इंक्रीज यहाँ पर रुदेनियम रोडियम तक इंक्रीज हुई। रोडियम के बाद जब जैसे ही पैलेडियम पर गए तो ये अगेन डिक्रीज हो गई समहाउ और फर्दर डिक्रीज होती चली गई अप टू कैडमियम। And the same is the case with the third transition series where the maximum value is found to be in case of osmium and iridium and after that it again decreases। तो आज के लिए यही 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज़ मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन रिवाइज द अर्लियर सिलेबस विच वी हैव डन and then you will get a test for the earlier topics।